हेलो चो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो चलिए आज फिर से टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा क्वेश्चन लाए हैं। लेकिन आज जो बेटा आपका सेट लाया गया है उस सेट के पीछे कुछ रीज़न है कि आज आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत कम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बहुत कम है। आज के सेट में आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। थियोरेटिकल क्वेश्चन थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर आधारित थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन, थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस है। एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको लाए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखाई देगा। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन या ऑफलाइन आप जब हमसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं कई एक लेवल का क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आपका लेवल 1 होता है, वो क्वेश्चन जो आसान होते हैं। एक आपका लेवल 2 होता है, देन आफ्टर आपका लेवल 3 होता है, और चौथा लेवल जो होता है वो आपका लेवल 4 होता है। इसमें सब टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। तो लेवल 1 में जो क्वेश्चंस आता है आप देख रहे होंगे, बार बार मैं फॉर्मेट चेंज करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिक से आपको इससे क्वेश्चंस आएगा बेसिक, और दूसरा जो आपका क्वेश्चंस होता है उसमें आपको इससे थोड़ा आगे आपको बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल इसमें देते हैं। थर्ड लेवल का जो क्वेश्चंस होता है वो बेटा थियोरेटिकल और कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और फोर्थ लेवल का जो क्वेश्चंस होता है वो आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हम देते हैं उसमें मिसलिशियस क्वेश्चन देते हैं। तो ऐसे आपको बताया जाता है। तो आपके सामने हम सेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो हम सेट बनाते हैं उसमें भी बहुत दिमाग लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी दिमाग लगाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं कि बेहतर से बेहतर दिया जाए। क्या किया जाए? बेहतर से बेहतर दिया जाए, ये हमारी कोशिश होती है। और अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट आपको दिया जाए। तो आज जो आपके सामने है वो लेवल 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होगा, ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। थियोरेटिकल, कॉन्सेप्टुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी का, एनालिटिकल का और कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए आज के इस सेट में देखते हैं कि वो आपका जो है सो कौन कौन क्वेश्चंस हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और उस क्वेश्चंस को कैसे बम्बार्ड करके हम उड़ा देंगे, और उसके विषय में और उसके कॉन्सेप्ट के विषय में और थ्योरी के विषय में आपको कैसे समझाया जाए ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। और ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर दिया जाए तो दोबारा ईजी वे में आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा ये लेक्चर है बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत, जैसे पहले चलता था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चंस आपके सामने है एनालिटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस का ये सीरीज है। शुरू से लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा जब इस सेट को शुरू से लास्ट तक हम करेंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए। आपको दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं डालना है, बिल्कुल जॉली मूड में हंसते खेलते मुस्कुराते जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे आप भी सीखते रहिए। एक एक चीज़ बेटा दिमाग में आपको डाल दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सी तत्व एक ही आवर्त में है। नीचे दिए गए कौन सी, मतलब कहता है नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सी तत्व एक ही आवर्त के नहीं है। तो नीचे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड के नहीं है। एक ही पीरियड के नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन बेटा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, लाइव के विषय में मैंने बोला है वो तो मैं आऊँगा ही, पढ़ाऊँगा ही, आप लोग को समझाऊँगा ही। लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लिए होंगे। ये पूरा इच्छा नहीं, पूरा ये उम्मीद है, 110% ये कॉन्फिडेंटल चीज़ है कि आप कर लिए होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम सारे बच्चे, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे इस चैनल से, आप अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, आपसे ये अनुरोध है कि आप कम से कम एक बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को जो आपके पड़ोसी हो या आपके संपर्क में हो, आपके दोस्त हो, आपके मित्र हो, जो भी हो, वहाँ से एक बच्चे को
जोड़ने का काम करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी इसमें कुछ जोड़ने का काम करूंगा, एडिशनल बहुत सारे चीज़ आपको ला के दूंगा, लेकिन जब आप वैसा करेंगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं किए हैं तो दबाइए और शेयर करके एक को, कम से कम एक, दो नहीं, सिंगल पीस, मात्र सिंगल पीस चाहिए, एक को सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पीरियड का कहानी क्या होता है जरा वो जान लेते हैं। तो पीरियड आपका जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होगा ना, इसको हॉरिजॉन्टल कॉलम कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है जिसको पीरियड कहते हैं। ठीक है। और आपका पीरियड को आवर्त कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। और क्षैतिज, इसको क्या कहा जाएगा? क्षैतिज, जो ऐसे बढ़ेगा, क्षैतिज। ठीक है। जो आपको ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे करके। ठीक है। और जो आपका ग्रुप होता है, वो आपके ग्रुप्स जो होते हैं वो आपको, उसको हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम कहा जाता है। ये आपके वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो ग्रुप जो आपको शीर्ष, जिसको शीर्ष कॉलम कहा जाता है, तो वो आपको ऐसे होता है। ये ग्रुप्स को हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसका जो संख्या होता है ये आपको 18 होता है और इसका संख्या पीरियडिक टेबल में 7 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि पीरियडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स, बेटा एक बार और रिमाइंड कर देते हैं जो बच्चे नए होंगे, टोटल एलिमेंट्स 118 होते हैं। इसमें जो आपका ब्लॉक होता है पीरियडिक टेबल में, वो आपको 4 ब्लॉक होता है। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। एस, पी, डी एंड एफ होता है। ठीक है। इसमें जो ग्रुप्स पाया जाता है, जो वर्ग पाया जाता है, वो आपको 18 वर्ग होता है। ठीक है। और इसमें जो पीरियड्स पाए जाते हैं, इसमें जो आवर्त पाया जाता है, वो आपको 7 होता है। ठीक है। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब टू द पॉइंट हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन। तो बेटा आपको पता होगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बनाया गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमारा, जिसका फॉर्मेशन हुआ है, वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ, उसका जो बेसिक रूल है जिस हिसाब से हम बनाए हैं, तो उसका फंडामेंटल, जो आपका फंडामेंटल बेसिस है बनाने का, वो आपको मौलिक आधार क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको बनाए हैं। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो इसको बनाया गया है, तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो सेम पीरियड में होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ये बेटा पीरियड नंबर किसका एलिमेंट है? आप देखेंगे तो ये पीरियड 2 का एलिमेंट है। ये भी आपको किस पीरियड का है? तो ये भी आपको पीरियड 2 का एलिमेंट है। किसका? पीरियड 2 का एलिमेंट है। ये भी पीरियड 2 का, ये पीरियड 2 का। नाइट्रोजन ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये भी आपको पीरियड 2, यानी ये तीनों जो दिया गया है एलिमेंट का सीरीज, ये तीनों पीरियड एक ही पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है। अब आपको इसमें भी 3 का 3 एलिमेंट एक पीरियड का, इसमें भी तीनों एलिमेंट एक पीरियड का, इसमें भी 3 के 3 तत्व एक ही आवर्त के हैं। और ये जब देखिएगा तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एंटासिड, ये आपके रेडियो एक्टिव्स होते हैं। ये आपके रेडियो एक्टिव्स होते हैं। और ये टोटल का टोटल एक ग्रुप का है। ये किसका है? ग्रुप नंबर 7A का एलिमेंट है, जो पी ब्लॉक में आता है। और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो पूछ रहा था कि इसमें से कौन एक ही पीरियड का नहीं है, एक ही आवर्त का नहीं है। तो पूछ रहा है कि एक ही आवर्त का, तो एक ही ग्रुप का एलिमेंट ये है, बाद बाकी सब एक ही आवर्त के एलिमेंट है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थ्योरी का क्वेश्चन था, ये सब चीज़ आपको जानकारी में होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। इतने समय से पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग का भी हो गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद आप लोग भी अब हमको क्या करेंगे? क्लास देना शुरू कर देंगे। जब लाइव आएंगे तो आप लोग भी क्लास देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि खाने वाला सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो केक बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। बनाते समय इसमें से कौन सी गैस क्या कहता है, कौन सी गैस आवश्यक होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। बेटा खाने वाला जो सोडा होता है, जिस सोडा का जानते हैं और आप लोग जानते होंगे, आपके घर में कचौड़ी बनता है, पूरी बनता है, रोटी उटी में क्या डाल दिया जाता है? खाबर सोडा का नाम सुना होगा। ज़्यादा डाल देगा ना तो कच्चे में फूट जाएगा, कचौड़ी में डालेगा ना तो कच्चे में फूट जाएगा। वो कैसे फूटता है? वो बेटा जो आटा का मॉलिक्यूल्स होता है ना, आटा में जो होल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसमें वो फंस जाता है और जैसे ही उसको गर्म कीजिएगा ना, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट उसका केमिकल नेम होता है। देखो क्या होता है, ज़रा सिखा देते हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इस पर। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जैसे ही हीट कीजिएगा ये बेटा टूट जाएगा Na2CO3 में, और यहाँ से आपका वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। उम्मीद है आपको बैलेंस
बैलेंसिंग करना भी आता होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन दिखाया, 2 सोडियम 2 सोडियम 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन इधर कितना है 2, तो इधर कार्बन आपका कितना दिया हुआ है 2, एक यहाँ 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है और इधर पे 3 है और 1 4 और 2 6, बिल्कुल बैलेंस है। तो सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट आपका बीटर टेस्ट का होता है। किस टेस्ट का होता है? बीटर टेस्ट का होता है। इस टेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसमें कुछ एसिड को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एसिड को, तब आपको खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बीटर टेस्ट कर देता है। किसके कारण? सोडियम के कारण आपका तीखा स्वाद हो जाता है। तीखा, तीता नहीं, तीखा स्वाद हो जाता है। कैसा हो जाता है? तीखा स्वाद हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, यहाँ से रिलीज कौन सा गैस हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था? खाने वाले सोडा केक बनाने के प्रयोग में लाया जाता है, बनाते समय इनमें से कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। इसका नाम क्या होता है? केमिकल नेम, रासायनिक नाम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। ये जब जाएगा तो जल्दी से सिझाएगा, खाना को क्या करेगा? जल्दी से पकाएगा। जल्दी से पकाने के बाद स्पंजी बना देता है। केक को छुआ है, इसे मारेगा बस थप से उड़ जाएगा, एकदम गीला मिट्टी जैसे होता है, मारेगा तो इसे स्पंजी बना देता है। स्पंजी बना देता है, फुला देता है, उसको मुलायम कर देता है कुछ पल के लिए, जब तक वो हीट रहेगा, उसके बाद बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है कि वो आपका फंस जाता है, टेस्ट भी खराब कर देता है। टेस्ट भी खराब कर देता है क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, वो आपको तीखा टेस्ट का होता है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग उसमें कुछ एसिड को डाल देते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं? एसिड को डाल देते हैं, तो इसके टेस्ट को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। तो ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किए, तो गर्म करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हीटेबल गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उष्मीय गैस होता है, और ये उष्मीय गैस क्या करता है? उसको जल्दी पकाने और सिझाने में मदद करता है। तो आप लोग देखते होंगे कि अगर ज़्यादा बेकिंग सोडा आप डाल देते हैं कचौड़ी बनाने के लिए, तो कचौड़ी सीझेगा नहीं या पट से फूल जाएगा और फट जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो खावर सोडा डाल के कचौड़ी बना के खा के देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? केवल थ्योरी का क्वेश्चन है। पोटेशियम के एक इलेक्ट्रॉन की हानि होने पर धन क्या कहता है? धन पोटेशियम बनता है। बिल्कुल, पोटेशियम क्या है बेटा? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है। एटॉमिक मास लगभग इसका 40 होता है। कैल्शियम का भी 40 होता है, इसका 39 करीब 40 होता है। ठीक है, अब कहता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, तो पोटेशियम को आयन में चेंज कीजिएगा तो K+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो 19 था एटॉमिक नंबर इसका। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया तो एटॉमिक नंबर इसका 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन एटॉमिक मास इसका 40 ही रहेगा। एटॉमिक मास यानी जो परमाणु भार होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है, जो परमाणु भार होता है, वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और एटॉमिक मास का जब कैलकुलेशन करते हैं, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है किस में? मोल कॉन्सेप्ट में, कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास निकाला गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है वो भी मैंने वहाँ समझाया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपको 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो आपको कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, या 27 आप kg लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपको 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये दोनों लगभग समान होते हैं, और इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मास इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने पर मास में प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो एटम्स में अगर एटम आपका दिया हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन घटे और बढ़ेगा, तो उसके एटॉमिक मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपको जानना चाहिए। तो पूछ रहा था K+ से अलग, K+ से अधिक, K+ के बराबर, तो क्या रह गया? पहले कितना था? इसका भी 40 है, और इसका जो निकाले K+ का वो भी क्या है? 40 ही है। दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी ओर देखते हैं। क्या कहता है, एक तत्व यानी सिंगल एलिमेंट या ए एलिमेंट, क्या कहता है, एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है। बेटा कोई तत्व है, वैसे तुम जानते होगा कि आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, ठीक है। तो इसके वाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 2 8 और 8 होगा। लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बाय रूल ऑफ ऑक्टेट या बाय ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल यानी अष्टक के नियम से, किसके नियम से, अष्टक के नियम से, अष्टक के नियम से क्या हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल अस्थाई हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा अष्टक के नियम से। और ये बिल्कुल अस्थाई होने के साथ ये क्या बन जाएगा, इनर्ट बन जाएगा, अक्रिय बन जाएगा और ये क्रियाशील नहीं रह जाएगा। अक्रिय बन जाएगा और ये क्रियाशील नहीं रहेगा। तो कहता क्या है कि वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कितना, वाह्यतम कक्षा पहला कक्षा के एल और एम, लास्ट कक्षा इसका एम है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गैस समीकरण नीचे दिए गए हैं इनमें से किससे संबंधित है। तो बेटा गैस का जब चर्चा होगा, मैं बार बार कहता हूँ, गैस का जब चर्चा होगा तो दो चीज़ तो आपको आएंगे ही। क्या सब आएंगे, गैस का कहीं भी चर्चा हो याद रखिएगा तो एसटीपी और एनटीपी आएगा, ठीक है। एसटीपी और एनटीपी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। एसटीपी एनटीपी वो उसके अभिन्न अंग होते हैं। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के प्रत्येक लेक्चर में जब कोई भी गैस का चर्चा होता है तो इसका चर्चा करता हूँ, और जब इसका चर्चा होता है तो गैस का भी चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप एवं दाब का चर्चा होगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे लॉ आपको दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको सारा लॉ पढ़ा दिया है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद आपको चार्ल्स लॉ, ठीक है, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स नाम है सब बेटा इसलिए अंग्रेजी में लिख रहे हैं, गे-लुसेक्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ, ये आपको एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। ये 4 लॉ आपको गैस के नियम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चारों लॉ जब होगा तो इसमें मुख्य रूप से जब गैस का चर्चा होगा तो टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, प्रेशर, दाब और वॉल्यूम, आयतन, ये 3 चीज की आवश्यकता होगी और ये तीनों इससे रिलेटेड होगा। तो कहता है कि गैस समीकरण नीचे दिए गए इनमें से किसके बराबर होगा। तो गैस का समीकरण भी जान लो, आइडियल गैस का पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। अब देखिए बेटा प्रेशर इसमें है, वॉल्यूम इसमें है और टेम्परेचर इसमें है। पूछ रहा था आयतन और ताप, केवल वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं, दाब और ताप, प्रेशर और टेम्परेचर नहीं, दाब और आयतन, प्रेशर और वॉल्यूम नहीं, तीनों का तीनों आपका होगा। सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा कहानी आप लोग को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए कि छोड़ दिया जाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा आयन जल में पाए जाने पर जल को कठोर बना देता है। तो जल को कठोर बनाने के लिए बेटा 2 चीज़ आप जानते होंगे, समुद्री जल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड वाटर होता है, जिसको सॉफ्ट कैसे बनाते हैं वो भी कहानी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो जल को कठोर बनाता है कुछ सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम यानी जो जल को कठोर बनाता है उसमें आपको कौन सॉल्ट, मुख्य रूप से जो सॉल्ट पाए जाते हैं हम उसका कहानी बताते हैं। जल को कठोर बनाना है तो जल में आपको कुछ लवण पाए जाते हैं, ठीक है। कठोर बनाना है, ठीक है। जल को क्या बनाना है, कठोर बनाना है। जल को क्या बनाना है, कठोर बनाना है। तो आपको उसमें कुछ लवण मिलाना होगा। कौन सा सॉल्ट सब मिलाना होगा वो आपको मैं बताता हूँ। मुख्य रूप से उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, मुख्य रूप से लवण किसके मिलाए जाते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मुख्यतः लवण हम मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, तो इन दोनों का लवण जैसे ही आप मिलाइएगा तो वैसे ही आपका किसका निर्माण हो जाएगा, जो सॉफ्ट वाटर है वो हार्ड वाटर खड़ा पानी में बदल जाता है, और इसको जैसे ही हार्ड वाटर से हटा दीजिएगा तो वो सॉफ्ट वाटर यानी शुद्ध वाटर ड्रिंकेबल वाटर में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, अमोनियम आयन दिया हुआ है, सोडियम आयन दिया हुआ है, पोटेशियम आयन दिया हुआ है, और एक कैल्शियम आयन। मैग्नीशियम होता तो उसको भी हमको टिक करना मजबूरी था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पानी में सबसे कम घुलनशील है। तो बेटा पानी में सबसे कम घुलनशील आपका कौन होगा, देखिए ये आपका पोलर नेचर का होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर नेचर, ये आपके ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसको मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये क्या सब लिखा हुआ है, इसको हटाओ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको समझाता हूं, उसको समझिएगा। आप एक चीज़ जानते होंगे क्या नहीं जानते होंगे तो वो मैं आपको बता दूं कि पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, यानी ध्रुवीय आपका ध्रुवीय में मिलता है, ध्रुवीय आपका ध्रुवीय में मिलता है। ठीक है, पोलर आपको पोलर में मिलता है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर। ठीक है, अध्रुवीय अध्रुवीय में मिलता है। किस में मिलता है, अध्रुवीय में मिलता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जान लीजिए, पोलर डज नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर, पोलर डजंट डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ठीक है, ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं मिलता है, ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं मिलता है, में नहीं मिलता है। क्या होता है, यह आपको इसमें नहीं मिलता है। तो ये आपके पोलर नेचर के होते हैं, ये भी आपके पोलर नेचर के होते हैं, ध्रुवीय होता है तो इसमें भी मिल जाएगा। और नाइट्रिक एसिड भी किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। यह आपका किस नेचर का होता है, तो नॉन पोलर नेचर का होता है। इसीलिए ये आपको जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, 9 के बराबर मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। पानी में पानी मिलता है, पानी में तेल नहीं मिलता है, लेकिन उसको मिलाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण के द्वारा उसको मिलाया जाता है। अगर नहीं मिलता तो दूध में घी कैसे मिला हुआ रहता है, दूध में मलाई कैसे मिला हुआ रहता है, दूध में क्रीम कैसे मिला हुआ रहता है, दूध में छाली कैसे मिला हुआ रहता है, तो ये तो उसी के साथ रहता है ना, तो वो भी तो हमारा वाइल है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण के विधि के द्वारा हम लोग इसको मिला लेते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली आपको नहीं मिलता है। तो पोलर आपको जैसे बालू है तो बालू में मिट्टी ये सब मिल जाएगा, लेकिन बालू कभी पानी में नहीं मिलता है, मिट्टी कभी पानी में नहीं मिलता है। बेटा कदोड़ हो जाएगा, ढोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सुबह या 2 घंटा छोड़ दीजिएगा, सारे नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन नमक को आप अगर पानी में मिलाइएगा और ज़िंदगी बीत जाएगी, वो नमक कभी नीचे नहीं बैठेगा। हाँ, पानी पूरा इवापोरेट कर जाए, बॉइलिंग पॉइंट पानी का कम होता है, इवापोरेट कर जाए, पूरा निकल जाए, तब वो नमक का चक्का नीचे बैठ जाएगा, जम के रह जाएगा बतासा बन के। चीनी को मिला दीजिएगा तो वही कहानी होगा। लेकिन ऐसे अगर छोड़ दीजिएगा शरबत बना के, सोचिएगा कि 2 घंटा में सारा चीनी नीचे बैठ जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि चीनी, नमक ये सब पोलर होते हैं, पानी भी पोलर होता है, आयनिक नेचर का होता है। तो आयनिक डिजॉल्व इन आयनिक और नॉन आयनिक डिजॉल्व इन नॉन आयनिक, बट आयनिक डज नॉट डिजॉल्व इन नॉन आयनिक। ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए थ्योरी का, तभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। क्या कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम सुने होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हमारे एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। इसका आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। तो कार्बन का बेटा कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन है तो 12, 1 ऑक्सीजन है तो 16, 16 12 को जोड़ दीजिएगा कितना, 28 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई एक हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। चलिए, तो लंच ब्रेक का टाइम आ गया। किसका, लंच ब्रेक। आज लंच ब्रेक चलेगा, डिनर नहीं चलेगा। लंच ब्रेक चलेगा, टी ब्रेक आज नहीं चलेगा।
तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आपको बेटा दिमाग पर प्रेशर और लोड नहीं आया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है, इस पर प्रेशर तो दिमाग पर नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको बेटा याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। कैलकुलेशन में कलम चला लीजिएगा, जो मन में आएगा उल्टा सीधा आप भर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे आपके थ्योरी की और कॉन्सेप्टुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस आएगा, तो जिस किसी भी के पास ये कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगा, वही एनालाइज करके इसका आंसर दे सकता है, दूसरा चाह कर भी आंसर नहीं दे सकता है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मानक वातावरणीय दाब एवं ताप पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। यानी बेटा मानक वातावरणीय दाब एवं ताप करने का मतलब एट STP एंड NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको मानक वातावरणीय दाब एवं ताप कहते हैं। 22.4 लीटर आपको हाइड्रोजन लिया गया है, इसमें कितने अणु पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो 22.4 लीटर, 1 मोल कोई भी गैस अगर लिया जाए, 1 मोल अगर हाइड्रोजन गैस लिया जाता है तो इसके वॉल्यूम कितने हो जाते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से 22.4 लीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 22.4 लीटर हो जाता है। कितने हो जाते हैं, तो 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम हो जाता है। कितना लीटर हो जाता है वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर हो जाता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो 22.4 लीटर अगर हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, इसका मतलब कितना हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल आपका हाइड्रोजन गैस दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है कि हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे, हाइड्रोजन अणु है, तो 1 मोल में हाइड्रोजन के अणु कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 मोल केला बराबर कितना केला, तो 6.022 इंटू 10⁻23 केला, ठीक है। और यहीं पे आपको मैं बोल दूं कि एक मोल दर्जन केला, कितना, 1 मोल दर्जन केला, तो 1 मोल दर्जन केला जब आ जाएगा, तो जहाँ केला लिखे थे वहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 दर्जन केला, क्या हो जाएगा, दर्जन केला। टोटल केला निकालेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23, या 1 दर्जन में कितना केला, 12 गो ना, तो गुने 12 केला हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस आपको दिया हुआ है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के अणु कितने हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाइड्रोजन के अणु इतने हो जाएंगे, इतने क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। और इसी में अगर परमाणु पूछ देता तो इससे तो आपको क्लियर हो गया कि ये सब बेटा पावर में है, 23 ये सब आपको पावर में है, टाइपिंग मिस्टेक है, होता है, ठीक है। ये आपको 23 है, ये आपको 22 पावर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 ये ऑप्शन हो गया। अगर इसी में एटम पूछ देता हाइड्रोजन का, तो जैसे हम यहाँ निकाले दर्जन में, तो 1 मोल में कितना हाइड्रोजन एटम होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये हाइड्रोजन में क्या गो एटम है, H2 में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है। कितना हाइड्रोजन परमाणु है, 2 गो, 2 गो हाइड्रोजन परमाणु मिलके H2 बनता है, तो इंटू 2 कर देगा तो इतना आपको हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आगे होंगे, ये भी आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए में से किसका पता लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट जो आपका AgNO3 होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम लोग क्लोरीन को भी पता लगाने के लिए करते हैं, ब्रोमीन को भी पता लगाने के लिए करते हैं, और आयोडीन को भी। ये तीनों के तीनों पता लगाने के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग आपको फोटोग्राफी में भी होता है, जो फोटो तस्वीर हम खींचते हैं उसमें भी किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास जो क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत जगह बहुत इस्तेमाल है इसका, बहुत जगह यूटिलाइजेशन हम लोग इसका करते हैं। तो तीनों को पता लगाने के लिए करते हैं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों को पता लगाने के लिए करते हैं। अब
कैसे करते हैं और कैसे बताता है, जरा इसका हम चर्चा कर ले तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस का चीज़ें हो सकता है इसको हटा के वही कुछ पूछ दे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके सामने हम कुछ लेके आए हैं, क्या कहता है कि 5 ग्राम सॉल्ट, मान लीजिए सिल्वर का सॉल्यूशन, यानी कोई आपका सॉल्यूशन है जिसमें क्लोराइड मिला हुआ है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl हम ले लिए, मान लेते हैं एक पल के लिए, और HCl में आपको पता लगाना है कि क्लोरीन उसमें पाया जाता है कि नहीं, वो आपको नहीं पता है कि HCl है, बस हम आपको दे रहे हैं तो हमको पता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसमें आपको टेस्ट करके बताना है कि हम आपको बोले कि आप टेस्ट करके बताइए कि इसमें हैलोजन पाया गया है, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा कि 5 ग्राम आपको हम सिल्वर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिए, उसमें आप क्या कीजिए कि 5 ml किसको मिला दीजिए, तो 5 ml AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मिला दीजिए। जब मिलाइएगा तो ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, तो वाइट प्रिसिपिटेट का निर्माण कर देगा। किसका कर देगा, प्रिसिपिटेट का निर्माण कर देगा, और इससे ये पता चलेगा कि इसमें क्लोरीन गैस पाया गया है। कौन सा गैस पाया गया है, क्लोरीन इसमें पाया गया है। तो कैसे पता किए, 5 ग्राम ये ले लिए, ये ले लिए, आपको नहीं पता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं दे रहा हूँ, मैं आपको केवल दिया सैंपल सॉल्यूशन का और बोला कि इसमें चेक करके बताओ कि भाई इसमें क्लोरीन पाया गया है या फिर नहीं पाया गया है, कोई भी हैलोजन पाया गया है नहीं पाया गया है। तो कुछ नहीं करना है, उस सॉल्यूशन में क्या करना है आपको कि थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट 2-4 बूंद, यानी अमाउंट के हिसाब से बिल्कुल कम डालोगे। अब मान लो कि 1 बाल्टी पानी ले लिया और उसमें 20 गो 10 गो कपड़ा धोना है और 1 चम्मच सर्फ डाल देगा या 2 गो दाना सर्फ डाल देगा तो काम थोड़े करेगा, नहीं, अमाउंट होना चाहिए एक फिक्स। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 5 ग्राम आपको क्या ले लेना है, तो 5 ग्राम आपको HCl जो सॉल्ट है वो ले लेना है, और 5 ml उसमें, यानी 5 ग्राम में 5 ml सिल्वर नाइट्रेट को डालिएगा तो आपको रिएक्शन होकर उसके कलर में परिवर्तन होगा। यही कलर से पता लगाते हैं। तो 5 ग्राम सॉल्ट लेंगे और 5 ml सिल्वर नाइट्रेट को लेंगे, और दोनों मिलने के बाद अगर व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट आ गया, इसका मतलब उसमें क्लोराइड पाया गया है। अगर लाइट येलो रंग का, यानी हल्का पीला रंग का प्रिसिपिटेट बन गया, इसका मतलब उसमें ब्रोमाइड पाया गया है। और ब्राइट येलो रंग का, यानी बहुत चमकीला पीला रंग का, गहरा पीला रंग का आपका अगर प्रिसिपिटेट बन जाता है, इट मीन्स कि उसमें क्या पाया गया है, आयोडाइड पाया गया। तो सब में बेटा प्रिसिपिटेट बन रहा है, अंतर कहाँ है कि सबके कलर बदल रहे हैं, सबके क्या हो रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। तो ये रंग भी आपको बहुत कुछ दिखाता है। व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन गया, इट मीन्स क्या कि आपको क्लोराइड हो गया। लाइट येलो कलर का हल्का पीला रंग का बन गया, इट मीन्स उसमें ब्रोमाइड पाया गया है। और ब्राइट येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन गया है तो वो आपको आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। और प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ हमको मिलता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिलता है, यानी वैसे जैसे 2-3 स्टेप में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो पहला स्टेप करवाएं तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ पहला स्टेप में तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं बन पाया, ठीक है। तो पार्शियल रिएक्शन करवाते हैं और कुछ रिएक्टेंट्स बताए हुए या कुछ जो बना उसके साथ फिर पहला वाला रिएक्शन कर गया, तो दूसरा स्टेप किया तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना, और उसके बाद तीनों का जो आया, पहला रिएक्टेंट्स, पहला का प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप का प्रोडक्ट, ये तीनों मिला तो लास्ट स्टेप में जाके आपको फाइनल केमिकल रिएक्शन देगा, जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट और सेकेंड स्टेप, यानी पहला केमिकल रिएक्शन है, पहला स्टेप में जो केमिकल रिएक्शन करवाए है उसका प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप में जो करवाए है उसका प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा, तो प्रिसिपिटेट कहलाएगा। वो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिसिपिटेट जब बनता है वो हमारे यूज का नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, तो वो किसी भी कंटेनर और सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। उम्मीद है समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि सिल्वर नाइट्रेट कैसे आपको पता लगाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का। तो बाय द हेल्प ऑफ कलर क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन आपको देगा जिसमें पता लगाना होगा उसमें सिल्वर नाइट्रेट को डाल देंगे। अमाउंट कैसे लेंगे, तो 5 ग्राम ये लेंगे तो 5 ml इसका लेंगे, डालेंगे, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा यानी क्लोरीन होगा उसमें, और लाइट व्हाइट कलर का, लाइट येलो कलर का यानी हल्का पीला रंग का, इसमें ब्रोमाइड होगा, और ब्राइट येलो कलर का बनेगा, इसका मतलब आयोडाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने में उष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी आपका बेटा अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ हीट, हीट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक आपका इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है, और दूसरा हमारा एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक आपका इंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। इसमें हीट देना पड़ता है,
इसमें केमिकल रिएक्शन में इसमें हीट देना पड़ता है, हम हीट देते हैं, देना पड़ता है हमारे द्वारा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हमारे द्वारा इसमें हीट देना पड़ता है, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि हीट बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, यानी हमको देता है, हमको देता है। ऊपर वाले में हम देते हैं और नीचे वाला में ये हमको देता है। तो दो तरह का रिएक्शन होता है हीट के आधार पर, एक आपका इंडोथर्मिक होता है, दूसरा आपका एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक उसको बोलते हैं जिसमें हम हीट देते हैं तब जाके केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक में हमको हीट मिलता है, हमको हीट मिलता है, केमिकल रिएक्शन हमको हीट देता है, ठीक है, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो ये दो तरह का अभिक्रिया उष्मा के आधार पर हुआ। तो यहाँ पर क्या कहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, तो करवा दो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेगा बेटा तो बहुत चीज़ बनेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो आपको बहुत चीज़ बनेगा। N2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, N2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, N2O5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये चारों के चारों 5 गो ऑक्साइड्स होता है नाइट्रोजन का, ये सारा का सारा बनेगा। लेकिन जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमको हीट इसमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसमें हीट देना पड़ेगा, हमको हीट इसमें देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। तो जिसमें हम हीट देते हैं उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। उष्मा को शोषित किया, उष्मा को लिया, उष्मा को दिया नहीं। और ये आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है जिससे हीट बाहर निकलता है, ये उत्क्रमणीय तो होगा ही, लेकिन जो मुख्य रूप से वहाँ हीट का चर्चा था इसलिए ऐसा बताया। आ गया समझ में? समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए तत्वों में से कौन से तत्व का धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होता है, यानी मेटेलिक बिहेवियर सबसे कम किसका होगा, जिसमें धात्विक गुण आपको सबसे कम किस में होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टोटल का टोटल हैलोजन का एलिमेंट है और ये आपके गैसेज है, ये आपके क्या है, सारे के सारे गैसेज है, हैलोजन्स के एलिमेंट है, ये और ये। लेकिन आपको जब सबको देखिएगा तो हैलोजन के इकाई में आप अगर देखिएगा तो आपको इन सारे के पास, इन सारे के बाद बेटा इसके पास देखोगे तो इसके पास आपका S ब्लॉक P ब्लॉक तो पाया जाता ही है, SP ब्लॉक पाया जाता है। इसके पास 2-3 कक्षा, इसके पास भी 3 कक्षा, 3-4 कक्षे होते हैं। और फ्लोरीन आपका बहुत डेंजरस होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 7 पाए जाते हैं, 2 ही कक्षा पाया जाता है। तो ये आपको इन सभी के कंपैरिजन में इसमें जो धात्विक गुण पाया जाता है वो बिल्कुल 9 के बराबर होता है। इसीलिए 9 के बराबर होता है क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल -1 होता है। बेटा सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन का -1, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंगल एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल ऑक्सीकरण अवस्था आपको -1 होता है, ऑक्सीकरण संख्या भी -1 होता है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता है। हाँ, ऑक्सीजन आपको इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता देता है, तो ऑक्सीजन के साथ भी करेगा तो वहाँ पर भी ये चेंज कर देता है, ऑक्सीजन के फीचर्स को ही चेंज कर देता है, ऑक्सीजन को देना पड़ता है, ये अपने बिहेवियर को नहीं छोड़ता है। बाद बाकी आपको जितने भी है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -1 होता है, -1 तो प्राय होता ही है। और उसके बाद आपको क्या सब होता है वो मैं आपको बता दूं कि -1 भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता भी है। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने एक चीज़ आपको बार बार सिखा रहा था और बताया था कि मेटल्स आर बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर, धातु के पास जन्मजात गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई दिया और धातु होते भी इलेक्ट्रॉन को दिया, इसका मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ धात्विक गुण है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन दिया,
इसका आपका +3 होता है, +5 होता है और मैक्सिमम आपका +7 होता है। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इसके होते हैं, लेकिन इसका फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो केवल और केवल -1 होता है। तो ये कभी भी यानी बिल्कुल 9 के बराबर इलेक्ट्रॉन देने का काम करता ही नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जैसे इस सब का हुआ वैसे ही इसका भी होता है, लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली इसका भी होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इन तीनों के पास धात्विक गुण इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है, इसके पास तो बिल्कुल 9 के बराबर पाया जाता है, बिल्कुल 9 के बराबर पाया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए और आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पानी का पीएच मान क्या होता है। बेटा पानी का पीएच मान आपको पता होगा, एक पीएच स्केल आता है, इसमें आपका ये 7 होता है, ये आपका 6 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है और ये 1 होता है। ठीक है, ये आपको 8 होते हैं, ये आपको 9 होते हैं, ये आपको 10 होते हैं, ये आपको 11 होता है, ये आपको 12 होता है, इससे आगे भी होता है, ये आपको 13 होता है, ये 14 होता है, मैक्सिमम ये होता है। ये आपका न्यूट्रल होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है जो वाटर का होता है, जो किसका होता है वाटर का। तो वाटर का पीएच मान कितना हो गया 7, वाटर का पीएच मान कितना हो गया 7। 7 से अगर कमेगा, जितना ज़्यादा कम होगा उतने आपको एसिडिक होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा अम्लीय होगा। 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा। मान लो किसी के पीएच का मान 5 दिया हुआ है, किसी के पीएच का मान 2 दिया हुआ है, तो उसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, 5 वाला क्या होगा, दोनों अम्लीय, लेकिन ज़्यादा अम्लीय 2 वाला होगा, कम आपको 5 वाला होगा। इधर से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो ये आपको बेसिक बिहेवियर को दिखाता है और ये क्षारीय को दिखाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का पीएच मान 10 है और किसी का पीएच मान 14 है, तो कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा और 10 वाला कम बेसिक होगा, लेकिन होगा दोनों बेसिक ही। और ये जो 7 आपको दिया हुआ है ये आपको उदासीन होता है, जो जल का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्या कहता है, निष्क्रिय गैसें कोई क्रिया नहीं करती है। अब जो निष्क्रिय गैस होता है बेटा, निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस, इसको इनर्ट गैस बोल सकते हैं, ऑक्टेट या ऑक्टेट, हाइड्रोजन में डबलेट कंप्लीट गैस बोल सकते हैं। डबलेट कंप्लीट गैस आपको एक ही होता है, ठीक है, जो आपको हीलियम होता है। ठीक है, या ऑक्टेट कंप्लीट गैस बोल सकते हैं जिस, ठीक है, अष्टक का नियम पूरा करने वाला। तो ये इनर्ट गैस जो होता है वो आपको केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, चर्चा कर लेते हैं अभी। इनर्ट गैस, इसमें आपका एक हीलियम होता है, उसके बाद आपके नियॉन होते हैं, आर्गन होता है, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। ये आपके टोटल के टोटल इनर्ट गैसेज है। ये आपको अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, अक्रिय बोलो या निष्क्रिय बोलो, कौन सा गैस है, तो ये आपके निष्क्रिय गैस है। ये क्या है, तो ये टोटल के टोटल गैस है आपके निष्क्रिय गैस। ठीक है, अब कहता है कि ये आपको केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेटा केमिकल रिएक्शन आपको करवाना है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर केमिकल रिएक्शन आपको करवाना है, क्या करवाना है, केमिकल रिएक्शन आपको करवाना है। मैं एक केमिकल रिएक्शन करके आपको दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का रिएक्शन H2 का रिएक्शन हमको करवा देना है Cl2 के साथ, तो बेटा बन जाएगा 2HCl। अब ये दोनों रिएक्शन तो कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, नो डाउट कि नहीं बना रहा है। तो अब ये ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा। काहे को करेगा, हाइड्रोजन तो स्टेबल गैस है, H2 डाइवैलेंट है। कैसे, देखो अभी हम दिखा देते हैं, ये भी स्टेबल है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हुई और इस हाइड्रोजन की भी 1 हुई और दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया। तो बाय द रूल ऑफ डबलेट, यानी डबलेट के नियम से ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो H2 आपका अस्थाई है, H2 क्या है, अस्थाई है। वैसे क्लोरीन भी आपका अस्थाई है। क्लोरीन भी आपको क्यों रिएक्शन करेगा, कोई जरूरी नहीं। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, इसका भी 7। अब क्या किया, ये दोनों बॉन्ड बना लिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, 7 गो था, एगो बॉन्ड बना लिया तो 8 गो हो गया। और इधर से ये भी कितना हो गया, 7 गो था, एगो बॉन्ड बना लिया, 8 गो हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट नियम पूरा हो गया, दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट नियम आपको पूरा हो गया।
तो ये भी क्या है, अस्थाई है। तो काहे को रिएक्शन करेगा, इसका भी पेट भरा हुआ है, इसका भी पेट भरा हुआ है, दोनों अपने आप में स्टेबल है। जब दोनों अपने आप में अस्थाई है तो क्यों रिएक्शन करेगा, क्या आवश्यकता है। रिएक्शन वो करता है जो भूखा होता है, खाना के पास वो जाता है जिसको भूख लगा होता है। पैसे की भूख होती है तो लोग कमाना शुरू करते हैं, नहीं, ज्ञान की भूख होती है तो लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जो सब चीज़ से निश्चिंत है, सब चीज़ से पड़े है, जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो क्यों करेगा। यहाँ दोनों अस्थाई है, लेकिन दोनों को रिएक्शन हमको तो करवाना है, क्योंकि बनाना है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमको जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को रिएक्टिव बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, रिएक्टिव बनाएंगे। तो इसको जब कहेंगे बाबू रे तुम रिएक्टिव बन जाओ, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं हम काहे रिएक्टिव बनेंगे, तो हम इसको जोर जबरदस्ती बनाएंगे रिएक्टिव। तो रिएक्टिव जब ये बनेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H प्लस दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। तो किस फॉर्म में चेंज कर गया, आयंस के फॉर्म में चेंज कर गया। किस फॉर्म में बदल गया, आयंस के फॉर्म में। जो आपका केटायन दिया हुआ है प्लस चार्ज है ना, तो ये केटायंस के रूप में चेंज कर गया। इसको भी कहेंगे बाबू रे तुम भी एक पल के लिए थोड़ा सा मान लो बात, क्या करोगे, कुछ पल के लिए मान लो। तो ये भी कहेगा चलो कहते हैं तो मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, Cl2, ये Cl2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, ले लेगा। इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको लेके और किस में बदल जाएगा, 2Cl माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, 2Cl माइनस में। तो अब क्या घटना घटा कि हमने पहले क्या किया, इसको आयंस में चेंज किया। तो ये आपको एनायन हो गया। ये क्या हो गया, एनायन हो गया, क्योंकि निगेटिव आयन। तो एनायन और केटायन में यानी दोनों को हम आयंस में चेंज किए। जब आयंस में चेंज कर दिए तब प्यासा और भूखा का कोई उपाय नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, ये H प्लस जो है वो 2Cl माइनस के साथ मिलकर क्या बना लिया, यहाँ से आपका HCl आया। तो पहले चीज तो ये जान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन तब करेगा जब हम उसको रिएक्टिव बनाएंगे। जब ऐसे कोई रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, कुछ है तो कुछ कारण बस होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे जो है आपका पहले उसको रिएक्टिव बनाना होगा। तो रिएक्टिव बनाने का सबसे सुपर डुपर और हिट तरीका है आपका, उसको आयंस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। आयंस के फॉर्म में अधातु होगा, और धातु अगर होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन दीजिए, और धातु अगर होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लीजिए। धातु से इलेक्ट्रॉन जोर जबरदस्ती मार पीट के छीन लीजिए, और आधातु को जोर जबरदस्ती, जैसे गाय भैंसी को नारी कांडी से पिलाते हैं वैसे उसको जोर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दीजिए। कैसे, तो बाय द प्रोसेस ऑफ कौन, किसका प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग कौन सा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। विदाउट एनर्जी ये ट्रांसफर नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा एनर्जी लगता है, तब कहीं से इलेक्ट्रॉन डाल पाते हैं और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल पाते हैं। तो ये आयंस में चेंज कर गया, इसलिए आसानी से रिएक्शन कर लिया। ये टोटल के टोटल जो है नेवर चेंजेज इनटू आयंस, नेवर चेंजेज इनटू आयंस। जब आयंस में चेंज नहीं करेगा, चेंजेज इनटू आयंस, ठीक है। कुछ है जो थोड़ा बहुत है, जैसे आपका इसमें जेनॉन उनॉन है, थोड़ा बहुत करता है रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। तो कहता है कि ये कभी आयन में नहीं बदलते हैं, आयन में नहीं बदलते हैं या आयन का निर्माण नहीं करते हैं। तो जब आयन में नहीं बदलेगा तो ये रिएक्टिव होगा नहीं, और जब ये रिएक्टिव होगा नहीं तो रिएक्शन क्यों करेगा। जब रिएक्टिव होगा ही नहीं तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। उनमें से एक परमाणु होता है, नहीं, उनकी आयनिक ऊर्जा अधिक होती है, उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, बिल्कुल सही चीज़ है। आयनिक एनर्जी जो होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा। अब इतना ज़्यादा आयनिक एनर्जी होता है कि आप किसी केमिकल, हम आयनिक एनर्जी ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूजे नहीं करता। अब कोई आदमी को मान लो कि चोर डकैत पकड़ ले और उसको बंदूक भिड़ा दे, वो एक शब्द में कहे मारना है मार लो, मरने का मर जाएंगे, लेकिन एक तिजोरी या एक फूटल कौड़ी कुछ नहीं तुमको देंगे। तो अंत में क्या किया जाएगा, अंत में क्या किया जाएगा। कोई बच्चा अगर हमारे पास आए और कह दे कि सर आप जितना कोशिश करना है कर लीजिए, दुनिया का सब ताकत लगा लीजिएगा, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अंत में छोड़ देंगे। वही हाल इसके साथ होता है। ये आयनिक एनर्जी इसका इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है आयनिक ऊर्जा, कि आप इसको जो काम करवाने जा रहे हैं, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला हाल होगा। आप जिस चीज़ को पाने जा रहे हैं उससे 4 गुना और 5 गुना और 1000 गुना आपको लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी प्लांट को हम बैठाएं, उसमें 2 करोड़ फंसाइए दिया, उसे 2 रुपया महीना हमको आए, तो वैसा काम कौन करेगा, बेवकूफ़ ही कोई कर सकता है। वही स्थिति इसके साथ होता है। तो इसको आयनन ऊर्जा जो होता है, आयनिक एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये आसानी से आयंस में
नहीं टूट पाता है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता और इस गैस को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो ध्यान से देखिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो तत्व x एवं y जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः ये दिए गए। तो बेटा दिया हुआ है 2, 8 और 7। बिल्कुल सही बात है, ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आई डोंट नो, आप गिन लीजिए, 2 8 10 2 17 हो गया। तो 17 किसका होगा, तो क्लोरीन आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका हो जाएगा, और ये आपका 35.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब ऊपर में क्या दिया हुआ है, तो 2 और 7 दिया हुआ है। 2 और 7 यानी 9 हो जाएगा। 2 और 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 का मतलब क्या हुआ, 2 और 7 आपका कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 आपका किसका होगा, तो फ्लोरीन का होगा। किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। 9 आपका किसका हो जाएगा, तो फ्लोरीन का हो जाएगा। तो एक तरफ क्लोरीन दिया हुआ है, एक तरफ फ्लोरीन दिया हुआ है। अब कहता है कि यदि दोनों अभिक्रिया करके यौगिक बनाए, यानी क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाना है। क्लोरीन को किसके साथ करवाना है, फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाना है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल नामुमकिन जैसी स्थिति आ जाएगी भाई। दोनों एक कैटेगरी का, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता। उसमें भी एक शेर बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और दूसरा आपका कमज़ोर हो, तब तो औरों नहीं रहेगा, तब तो औरों नहीं रह सकता है। तो एक दोनों अगर एक दूसरे के कंपेरेबल हो, इधर से ये हुंकार हो तो उधर से वो भी हुंकारेगा, तब कुछ सामना हो सकता है, कुछ संभावना बन सकता है। ऐसे संभावना नहीं बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। मैं इस चीज़ को चेक कर लूँ कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। फटाफट दिमाग लगाना शुरू कीजिए। लगा लिए दिमाग, कितना लगाए, क्या आया आंसर, व्हाट्स योर आंसर, कौन सा ऑप्शन आया। क्या होगा, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आएगा भी नहीं। कैसे समझ में आएगा, समझने के लिए कुछ चाहिए। समझने के लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए। तो आपके पास इसको अगर हम मिलाएंगे तो एक तरफ मान लो फ्लोरीन लेते हैं, एक तरफ क्लोरीन लेते हैं। बेटा ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। इससे पहले अभी समझाए थे। तो अंतिम कक्षा में इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो सातों इलेक्ट्रॉन को दिखाओ। तो इसमें मान लो कि ये 2 गो है, ये 2 गो 4 गो है, ये 2 गो 6 गो है, 1 गो 7 गो है। और इसमें भी दिखाओ, क्या 1 2 2 4 2 6 1 7। अब आपको क्या करना होगा कि दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके संयोजित बंधन बनेगा। कौन सा बंधन बनेगा, संयोजित बंधन का निर्माण होगा। सहसंयोजित बंधन का निर्माण होगा। किसका, सहसंयोजित। आपस में दोनों सहयोग करके बॉन्ड बना लेगा। अब इसका भी 8 गो पूरा हो गया, और इधर आप देखिएगा तो इसका भी 8 गो पूरा हो गया। तो दोनों रूल ऑफ ऑक्टेट से क्या हो गया, ऑक्टेट रूल से दोनों अस्थाई हो गया। तो भाई इससे तो आसानी से बन सकता है। अगर इसको हम मान ले कि ये आपका x है 17 वाला, और इसको मान ले कि y है, ये आपका 9 है, तो फॉर्मूला आपका xy आ जाएगा। एक एक गो का शेयरिंग हुआ। लेकिन xy तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। xy आपके ऑप्शन में दिया है तो नहीं दिया है सर, बिल्कुल ही नहीं दिया है। ये x1 है, ये y1 है, बिल्कुल यही आएगा वैलेंसी के हिसाब से। वैलेंसी के हिसाब से भी देखिएगा तो इसकी वैलेंसी आपको 1 है और y की वैलेंसी 1 है, तो ये आपका यहाँ चला आएगा, ये आपका यहाँ चला आएगा, और कंपाउंड आपका x1 और y1 बन जाएगा। तो अब क्या करना होगा, तो x2 y2 ये है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को डबल कर देंगे। इसको भी डबल और इसको भी डबल। तो x2 y2 आप लिख सकते हैं। x1 y1 था तो इसको आप x2 y2 आसानी से लिख सकते हैं। नो डाउट कि नहीं लिखा जा सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है बेटा, किसी तत्व का परमाणु संख्या 10 है, बिल्कुल 10 है, होता है किसका, नियोन का, बिल्कुल नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो उसका स्थान आवर्त सारणी में क्या होगा, 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये लिखेंगे। अंतिम कक्षा क्या है भाई, 8 का 8 भरा हुआ है, तो ऑक्टेट के हिसाब से ये कंप्लीटली फिल्ड है। ऑक्टेट के हिसाब से क्या है, ये पूर्ण रूपेण भरा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा गैस होगा, तो इनर्ट गैस होगा, ये निष्क्रिय गैस होंगे, ठीक है, निष्क्रिय गैस होंगे। कैसे गैस होंगे, तो ये आपके निष्क्रिय गैस होंगे। और निष्क्रिय गैस किस में पाया जाता है, तो इनर्ट एलिमेंट में, और इनर्ट को इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और ये जीरो ग्रुप कौन सा ग्रुप हुआ, तो आपका 18 नंबर ग्रुप जो होता है, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप या ऑक्टेट कंप्लीट ग्रुप भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपका बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जो सेट था आपका, जो बिल्कुल जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, बिल्कुल थ्योरी पर आधारित था, प्रमेय पर आधारित था, कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मैंने इस सेट में करवाया। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जहां तक संभव हो पाया बहुत बेहतर तरीका से कोशिश किया देने का। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये जो आपका ओवरऑल लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ये कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना नहीं भूलना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बेटा 100+ यानी लगभग 125-30 लेक्चर आपको पॉलिटेक्निक का हम दे चुके हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन कीजिए। आप हमारे लेक्चर को शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से, आप जिसको शेयर करते हैं उसका भला हो जाए, या हो सकता है कि आपके शेयर करने से आप उसका भला ना हो, आप ही का भला हो जाए। कहीं वो बच्चा कहे कि ये सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीका से पढ़ा रहे हैं, या मान लो कि उसके समझ में नहीं आता है, तो वो आपको भी बता सकता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, तो आप हमसे दूर जा सकते हैं। क्योंकि आपका कैरियर है बेटा, आपका कैरियर है। आप अपने ऊपर बहुत फोकस कीजिए, हम पर कम फोकस कीजिए, आप अपने ऊपर बहुत फोकस कीजिए। हम अच्छे पढ़ाते हैं, बुरे पढ़ाते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको अच्छा पढ़ाने के बाद समझ में आता है कि नहीं आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी मैच्योरिटी आप लोग के पास है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि एक आदमी को नॉट ए डबल पीस, सिंगल पीस, आप लोग क्या कीजिए, मात्र एक सब्सक्रिप्शन, एक सिंगल, आस पड़ोस, दोस्त साथी में जो भी हो, तो एक एक को शेयर करने का काम कीजिए। कम से कम एक जोड़िए, बस कुछ नहीं। हम दो हमारे दो थे, आप अकेले क्यों रहेंगे। ठीक है, हम दो हमारे दो यानी आप अकेले रहेंगे। एक किसी को जोड़िए, किसी को जोड़ने का काम कीजिए। उससे ये होगा कि हम स्ट्रेंथफुल बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, तो आपको भी पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे तरीक़ा से आगे प्रोसीड किया जाएगा इसको। तो ये लेक्चर कैसा लगा, एक बार लास्ट में और कहता हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हंसते खेलते, क्या खाते पीते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।